जय हिंद। यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा आप हमेशा से सुनते आ रहे हैं। कोशिश करेंगे कि उसके बारे में संक्षिप्त में बात करें और काफ़ी सरल तरीके से बात करें ताकि आम लोगों को समझ आए कि इसकी ज़रूरत क्यों है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा वो रहा बड़ा जिहादी पार्टी का, जो हमेशा से आप उसके मैनिफेस्टो में देखते आ रहे हैं। लेकिन आज उसका सामना हुआ तो अमिताभ का वो एक डायलॉग याद आता है कि अरमानों के सागर हकीकत के चट्टानों पड़ते ही टूट जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ भी। तो पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों ज़रूरी है? आपकी हमारी शादी 30, 32, 28 साल में होती है। आपको पता है आपके बगल में ही कुछ मुजाहिद होते हैं, तब तक वो दादा बन चुके होते हैं। मामला क्या है? यहाँ लड़कियों की कम से कम शादी 18 साल में होती है, लेकिन वहाँ सिर्फ पीरियड का इंतज़ार किया जाता है। पीरियड आना शुरू हो गया मतलब लड़की शादी के लायक हो गई। इसको रोका जा सकता था। इसके अलावा बहुविवाह की प्रथा भी है, जिसे आप सुनते हैं 4 बीबी 44 बच्चे, उसी से होते हैं। आप दूसरी भी कर ले तो जेल चले जाएंगे, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट बना हुआ है जिसे 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया। लेकिन बाकी मजहबी लोगों को खुली छूट दे दी गई। जो आज जनसंख्या जिहाद काफी तेजी से बढ़ रहा है, इसके पीछे एक प्रमुख वजह यह भी है। इसके अलावा ट्रिपल तलाक को लेकर बाजे बजाया गया, जो कि मेरे लिए कोई मुद्दा नहीं है। जुमला जिहादियों के लिए मुद्दा हो सकता है, क्योंकि आने वाले समय में वो भी मजहबी होने वाले हैं, तो उनके लिए तो मायने रखता है। ट्रिपल तलाक खत्म हो गया, लेकिन तलाक़े हसन एंड तलाक़े अहसन आज भी चल रहा है। अब तलाक़े हसन एंड तलाक़े अहसन क्या है? इसका मतलब यह है कि आज भी ट्रिपल तलाक जारी है। पहले यह था कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक हो जाते थे, अब आप 3 महीने में दे सकते हैं, लेकिन दे सकते हैं। इसके अलावा जब एडॉप्शन की बात आती है तो सबके लिए अलग अलग कानून है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से फायदे क्या होते हैं? ये सारी चीजें रुक जाती, जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ना होने की वजह से ये सारी बैड प्रैक्टिसेस चल रही हैं, लेकिन उसे चलने दिया जा रहा है। भारतवर्ष में शरीयत एक्ट 1937 भी है, जिसके तहत निकाह, तलाक और एडॉप्शन का मामला देखा जाता है। बाकी जहां गंभीर अपराध के मामले आते हैं वहां आईपीसी चाहिए। यही है दोहरा मापदंड। उसी दोहरा मापदंड को रोकने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है। बात जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की है तो गोवा में 1965 से लागू है, जिसको लेकर अश्वनी उपाध्याय की प्रतिक्रिया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नेवरदलेस फंडामेंटल राइट। इसका मतलब कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, यानी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये किसी भी कीमत पे फंडामेंटल राइट से कम नहीं है। इतना सब कुछ लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ लिखा हुआ है। इसके बाद भी हम कह रहे हैं जी अभी तो इसमें और कंसल्टेशन। भाई 75 साल हो गए आजादी के, कितना और कंसल्टेशन चाहिए? ये कोई हम अग्नि मिसाइल थोड़ी बना रहे, ब्रह्मोस मिसाइल थोड़ी बना रहे कि इसमें कंसल्टेशन कंसल्टेशन कंसल्टेशन। सिंपल सा ये सिविल राइट, ह्यूमन राइट का इशू है। करना यह है कि जितने अलग अलग कानून चल रहे हैं उनको आपको एक कोड में बनाना है। अभी क्या हो रखा है? शादी विवाह की उम्र का अलग कानून है, गुजारा भत्ता का अलग कानून है, गोद लेने का जो नियम है उसका अलग कानून चल रहा है, प्रॉपर्टी के राइट का अलग कानून चल रहा है, और तलाक कैसे होगा इसका अलग कानून चल रहा है। अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून चल रहा है। इसको मर्ज करके एक कानून बनाना, जैसे हमारी डायरी होती है, एनुअल डायरी। एनुअल डायरी में कैसे होती है? 1 जनवरी का महीना, 1 फरवरी, 1 मार्च, अप्रैल, ऐसे 12 महीने होते। अगर हम उस 12 महीने को 12 डायरी बना दें तो कितना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, 12 महीनों को क्लब करके एक डायरी बना देते हैं। बहुत आराम से सब लोग आराम से कैरी कर सकते हैं, आराम से अपने पॉकेट में रख लेते हैं, अपने बैग में रख लेते हैं, अपने घर में रख लेते हैं, आराम से उसको मेंटेन भी कर लेते हैं। इसी तरीके से ये जो कानूनों का मकड़ जाल चल रहा है, जो सिविल राइट, ह्यूमन राइट का जो कानूनों का मकड़ जाल है, धर्म के आधार पर अलग, जेंडर के आधार पर अलग, हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई का अलग अलग, इसको मर्ज करके एक आपको एक कोड बनाना। जैसे 12 महीने को हम 12 डायरी नहीं बनाते बल्कि एक डायरी बनाते हैं, वैसे सिविल राइट, ह्यूमन राइट के जितने भी कानून है उसको मर्ज करके एक इंडियन पिनल कोड बनाना है। इंडियन पिनल कोड की तर्ज पे एक इंडियन सिविल कोड बनाना है।
इंडियन पिनल कोड है ना आज की डेट में, भारतीय दंड संहिता सब पे लागू होती है। तो जैसे हमने अपराध के लिए एक कानून बना दिया इंडियन पिनल कोड, वो सब पे लागू हो रहा है, वैसे सिविल राइट के लिए एक कानून बना दे इंडियन सिविल कोड, वो सब पे लागू होगा। इसमें कोई इट्स बट्स की जरूरत नहीं है, इसमें बहुत हो गया कि भाई। अब इसके अलावा इसके ऊपर अफवाह भी फैलाया जाता है कि अगर ये लागू हो गया तो मजहबी लोगों को इबादत में परेशानी आएगी। उसके लिए अश्वनी उपाध्याय ने कहा था कि इसका एक ड्राफ्ट बनवाकर चर्चा होना चाहिए, जिसको लेकर अश्वनी उपाध्याय का ही प्रतिक्रिया। किसी को लगता है यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो उसकी पूजा का जो पूजा पद्धति है वो रुक जाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड से इससे कोई लेना देना नहीं, इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक ड्राफ्ट बनाना जरूरी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है? लड़के लड़की की शादी की उम्र बराबर हो, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं, मजहब से कोई लेना देना नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब सबको गुजारा भत्ता एक जैसा मिले। अभी हिंदू को अलग मिलता है, मुस्लिम को मिलता ही नहीं है, पारसी को अलग मिलता है, ईसाई को अलग मिलता है। तो गुजारा भत्ता का भी धर्म, मजहब, रिलीजन से कोई लेना देना नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब कि तलाक का जो प्रोसीजर है वो सबके लिए एक होना चाहिए। अभी किसी के लिए मौखिक चल रहा है, किसी के लिए कोर्ट के जरिए चल रहा है। तो तलाक कैसे होगा इसका भी धर्म और रिलीजन और मजहब से कोई लेना देना नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब सबको गोद लेने का अधिकार मिले। अब गोद लेने का अधिकार, एडॉप्शन राइट, ये तो सिविल राइट है, ये तो ह्यूमन राइट है, इसका धर्म, रिलीजन, मजहब से कोई लेना देना नहीं। इसी तरीके से प्रॉपर्टी राइट एक सिविल राइट है, ह्यूमन राइट है। लेकिन अभी हिंदुओं की बेटी को प्रॉपर्टी राइट अलग है, मुस्लिम की बेटी को प्रॉपर्टी राइट अलग है, पारसी की बेटी का प्रॉपर्टी राइट अलग है, और सिख की बेटी का प्रॉपर्टी और ईसाई की बेटी का प्रॉपर्टी राइट अलग है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जिस तरीके से मकान कैसा बनेगा पहले उसका एक ड्राफ्ट बनाया जाता है, पहले नक्शा बनाया जाता है, उस नक्शे पे बैठ के चर्चा होती, फिर यह तय होता है भाई इस मकान को कैसे बनाना है, इसको कैसा कलर देना है, कितने मंजिला बनाना है। लेकिन सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है नक्शा बनाना। वैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो पहली रिक्वायरमेंट है वो है एक ड्राफ्ट बनाना। जब ड्राफ्ट ही नहीं बनेगा तो कंसल्टेशन होगा किस चीज पे? हवा में कंसल्टेशन होगा क्या? हमारे पास कोई कागज है नहीं कि भाई ये 5 चीजें होनी है यूनिफॉर्म सिविल कोड में, या 6 चीजें होनी है, 8 चीजें होनी है। क्या क्या यूनिफॉर्म होना है वो हमने अभी तय किया नहीं। जो यूनिफॉर्म होना है वो कैसे होना है वो हमने तय किया नहीं। और हम कह रहे जी कंसल्टेशन करेंगे। किस बात का कंसल्टेशन करेंगे? हवा में कंसल्टेशन करेंगे। अगर आप संविधान सभा, अब ये जब मामला दिल्ली हाई कोर्ट में गया तो वहां केंद्र सरकार के प्रतिनिधि अपीयर हुए और उन्होंने जोर देते हुए कहा कि एक नीतिगत फैसला है, कोर्ट इस मामले में दखल नहीं दे सकता। कानून बनाने का हमें संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। अलग अलग मत मजहब के लोग हैं जिनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, उसकी स्टडी करने की जरूरत है, तब इसके ऊपर हम बात करेंगे। फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है, यही है मास्टर स्ट्रोक। इसी नरेंद्र दामोदर दास की सरकार ने जब जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में PIL डला था तो वहां कहा था कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। जिन देशों में कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हुए हैं वहां प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिले हैं। भारतवर्ष में इसकी कोई जरूरत नहीं है। यही प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से खड़े होकर बोलता है कि वो परिवार देशभक्त परिवार है जो 2 बच्चे पैदा करता है, लेकिन वैसे परिवारों को कहीं कोई राहत नहीं। टैक्स उन्हीं से वसूला जाता है ताकि 4 बीवी और 44 बच्चे वालों को खिलाया जा सके। तमाम योजनाएं चल रही हैं जिसके ऊपर हम लगातार बात करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। जुमला जिहादियों का मानना है कि नरेंद्र दामोदर दास को हर जगह लाना ठीक नहीं है। जब देश के प्रधानमंत्री वो हैं, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि जाकर इस तरह के वक्तव्य देंगे तो इन नीतिगत फैसलों पर बात होगी। इसीलिए मैं हमेशा जुमला जिहादियों से कहता हूं कि तुम्हें यहां आने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी नरेंद्र दामोदर दास का जो नीति है उसका पर्दाफाश किया जाता रहेगा। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो। जय हिंद।